तो फिर आप लोग का इस प्रोग्राम में स्वागत है। ये हम लोग का बेसिकली वो है जो यूपी पीसीएस फोकस्ड हम लोग का बैच है 60 डे का, जिसमें हम लोग 60 डे में टारगेट किया कि अगले 60 दिनों में, अगले 60 दिन में नहीं, हालांकि एग्जाम के पहले 60 दिन ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। बीच में कुछ छुट्टी भी है, इसलिए वो 60 दिन बनेंगे, ठीक। तो टारगेट हम लोग की पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूपी पीसीएस की मैक्सिमम तैयारी हम लोग यहीं से खत्म कर लेंगे, ठीक है। वीडियो मैंने कल केवल आधे घंटे की इसलिए बनाई थी कि नॉर्मली मैं क्या देख रहा हूँ कि बड़ी वीडियो आप लोग देख नहीं रहे। पहली बात तो ये है, ठीक। बड़ी वीडियो क्या है कि एक एक घंटे का वीडियो है, वो एवरेज ड्यूरेशन अराउंड 5 मिनट के अराउंड जाता है, ठीक। तो सीधी बात है कि यानी बड़ी वीडियो से पता क्या चलता है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ना छोटी छोटी वीडियो 2 बार डाल दी जाए, ठीक। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि डेली क्लासेस आपको वही मिलेंगी, लेकिन अब क्लासेस क्या है कि आधे घंटे कर रहे थे। पहले मैं 1 घंटा डिसाइड किया था, पर अब पर क्लास हम लोग आधे घंटे कर लेंगे। उसका फायदा ये है कि ठीक है आप लोग क्लास लेंगे, क्योंकि देखिए जब क्लास आप लोग सीरियस नहीं लेंगे तो नो डाउट कि मेरा भी मन नहीं करेगा, ठीक। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं मगध का उत्कर्ष। ध्यान देंगे, जो 16 महाजनपदों का समय काल में जब उत्कर्ष होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं भारतीय और उपमहाद्वीप में जब इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक। तो इनमें सबसे ताकतवर समय काल में मगध बन के उभरेगा। मगध समय काल में इसका उत्कर्ष होने के पीछे रीजन ये है, एक तो मगध की लोकेशन, इसकी राजधानी का अभेद्य होना, अगला क्या कारण है, जो यहाँ के राजा थे उनकी पॉलिसी। ये बेसिकली वो रीजन है जिसने मगध राज्य का उत्कर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मगध पे समय के साथ 4 वंशों का टाइम पीरियड आता है, जिनमें पहला वंश होता है हर्यंक वंश। ध्यान देंगे, पहला वंश होता है हर्यंक वंश। इस हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम होता है बिंबिसार। ध्यान देंगे, इस हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार होता है। और बिंबिसार जब इस मगध साम्राज्य में हर्यंक वंश की नींव डालता है तो अपनी जो राजधानी है वो गिरिव्रज बनाता है, जिसको हम लोग राजगृह भी कहते हैं। गिरिव्रज बनाता है जिसको राजगृह भी कहते हैं। फिर मैं क्लियर बोल दूं कि मगध राज्य में समय काल में 4 वंशों का उद्भव होता है, जिसमें पहला वंश है हर्यंक वंश। इस वंश की संस्थापक बिंबिसार था, जिसने अपनी राजधानी को गिरिव्रज बनाया, अर्थात राजगृह बनाया। ध्यान देंगे दोस्तों, अब क्या होगा कि बिंबिसार कुछ पॉलिटिक्स खेलेगा। उस पॉलिटिक्स में आता है वैवाहिक पॉलिटिक्स। वो कहेगा मैं अपने इर्द गिर्द के राज्यों से शादी करता हूं, उनकी राज्यों से शादी नहीं करता हूं, उस राज्य में मौजूद लड़कियां जैसे राजाओं की बहनें, बेटियां, ठीक है, इनसे शादी कर लेता हूं। शादी करने का क्या होगा, या तो मेरे ससुर बन जाएंगे या तो मेरे साले बन जाएंगे। इसका परिणाम होगा कि जीजाजी का या दामाद का लोग रक्षण करेंगे, और इनडायरेक्टली वो जगह क्या हो जाएगी, अपनी हो जाएगी, क्योंकि उनकी बेटी और बहन तो अपने पास है, ठीक है। ये इसकी पॉलिटिक्स रहती है, ठीक। इस चीज को ध्यान देंगे। और कुछ जगहों पे ये क्या करेगा, युद्ध भी कर लेगा। आप समझिए, इस विस्तार की लड़ाई में पहला जो हम लोग कह सकते हैं कि भेंट चढ़ते वो चलते हैं अवंती। अवंती एक्चुअली क्या होता है, मगध के समान ताकतवर था, क्योंकि मगध में भी लोहे की प्राप्ति थी, अवंती में भी लोहे की प्राप्ति थी। मगध में भी हाथियों का भंडार था, अवंती में भी हाथियों का भंडार था। 16 महाजनपदों में यह लड़ाई थी कि वो कौन सा क्या है कि सबसे ताकतवर महाजनपद बनेगा। तो ऐसा माना जाता था मगध, लेकिन मगध को ताकतवर बनने से एक ही रोक सकता था, अवंती। क्योंकि अवंती के पास भी वो सभी साधन मौजूद थे जो मगध के पास थे। हालांकि मगध के पास बिंबिसार जैसे राजा नहीं थे, इस चीज को जानेंगे। बिंबिसार के जैसे राजा अवंती के पास नहीं थे, जिसका परिणाम अवंती क्या होगा, समय के साथ मगध में इसको विलीन होना पड़ेगा। अभी हम लोग वो देखते हैं। अवंती नरेश का नाम था चंड प्रद्योत। अवंती के नरेश का क्या नाम था, चंड प्रद्योत नाम था। एक बार होता क्या कि चंड प्रद्योत को क्या होता है कि तकलीफ हो जाती है, बेसिकली ऐसा इनका माना जाता है कि इनको जुलाब हो जाता है, ठीक है, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मलेरिया हो जाता है, दिमाग में रखेंगे बीमारी हो जाती है। इतना तकलीफ में हो जाते हैं कि इनकी तकलीफ की खबर अवंती से मगध चली जाती है। बिंबिसार को बड़ा दुख होता है। बिंबिसार को यही मौका लगेगा, भाई अब यही टाइम है चंड प्रद्योत को अपने में मिलाने का। इसका एक राजवैद्य रहता है, मगध का एक राजवैद्य रहता है, बड़ा फेमस राजवैद्य रहता है। ये माना जाता है कि सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। नाम है जीवक, किसी को भी जीवन दे देता है, इसी कारण का नाम था जीवक। जीवक को भेजेगा कहां पे, अवंती में। जीवक चंड प्रद्योत के पास जाएगा और इसकी तकलीफ दूर कर देगा। जाहिर सी बात है, कोई बीमार रहे उसकी तकलीफ दूर हो जाए तो राजा क्या होगा, खुश हो जाएगा। उसको लगेगा भाई आज मैं बच गया, किसके कारण, बिंबिसार की दयालुता के कारण।
अब वो बिंबिसार से खुश हो जाएगा, बोलेगा भाई अवंती अब तुम्हारा हो गया, जब मन करे आओ जाओ, कोई बात नहीं है, जहाँ लड़ाई करो, जो चाहिए हमसे ले लो, तमाम सारा वादा कर लेंगे चंड प्रत्युत। अब देखिए, तो इस तरह से अवंती क्या होता है, जीवक राज्यवैद के माध्यम से किसका होता है, बिंबिसार को जाता है। अन्य जो बिंबिसार शादियां करता है, हालांकि उसके बारे में अभी चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र होता है, उसका नाम होता है अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, इसको कुड़िक भी कहते हैं। अजात शत्रु क्या है, हर्यंक वंश का, बेसिकली यहाँ पे डिटेल में दिया नहीं, मैं बता दूं कि इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, ध्यान देंगे, हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। बेटे हर बेटा अपने बाप को मार के सिंहासन हासिल करता है, इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे कई सारी कहानियां हैं, वो नहीं लिखा है। बेसिकली अजात शत्रु जब अपने पिता की हत्या करता है तो इसके ननिहाल पक्ष में जितनी भी बिंबिसार शादियां किया जाता है, सभी ननिहाल पक्ष के लोग असंतोष में जाते हैं, इसके खिलाफ बगावत कर देते हैं। हालांकि उन सभी बगावती ताकत को अजात शत्रु रोक देगा। अभी क्या पता सेपरेट अजात शत्रु के बारे में चर्चा किया गया हो, ठीक है। बहुत वीर शासक था, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हर्यंक वंश के अंतिम शासक का नाम लिखा है नागदशक, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक। हर्यंक वंश के अंतिम शासक का नाम क्या लिखा है, नागदशक लिखा है। बीच की कुछ स्टोरीज है वो यहाँ पे नहीं लिखी गई हैं, ठीक है, उसी को ध्यान देंगे। अब नागदशक की बारी आ गई, तो नागदशक क्या करेगा, नागदशक को होता क्या है कि नागदशक को 6 इंच कौन छोटा करेगा, शिशुनाग करेगा, ध्यान देंगे। नागदशक को 6 इंच छोटा करेगा शिशुनाग, और शिशुनाग क्या करेगा, फिर आगे क्या करेगा, शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा, ध्यान देंगे। शिशुनाग क्या करेगा, शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। यानी सीधी सी बात है कि हर्यंक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होता है, नंदीवर्मन होता है, ध्यान देंगे, नंदीवर्धन होता है। अब होता क्या है, इस नंदीवर्धन को 6 इंच छोटा कौन करेगा, महापद्मनंद करेगा और नंद वंश की नींव रखेगा, नंद वंश की नींव रखेगा। तो तीसरा कौन सा वंश हो गया, नंद वंश हो गया। नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है, धननंद होता है, ध्यान देंगे। नंद वंश का अंतिम शासक धननंद होता है, और यहीं से मौर्य वंश की नींव पड़ जाती है। धननंद को 6 इंच छोटा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की नींव रखेंगे। फिर से एक बार स्टोरी सुन लीजिए। चारों वंशों में पहला वंश कौन सा है जो मगध पे आया, पहला हर्यंक वंश है। हर्यंक के बाद से शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के बारे में बाद नंद वंश है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश है। यही वो 4 वंश है। मैं एक बार शॉर्ट करूं ताकि एक ही पीडीएफ में सब आ जाए, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। अब होता क्या, देखिए होता यह है, आप ध्यान देंगे कि इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक का नाम है हर्यंक वंश के बिंबिसार, ठीक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम क्या है, खुद शिशुनाग है। नंद वंश के संस्थापक का नाम महापद्मनंद है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन है, तो ध्यान देंगे हर्यंक वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है नागदशक। अब शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है, नंदीवर्धन, ठीक है। नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है, धननंद। मौर्य वंश का अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या है जब मौर्य वंश खत्म होगा, ठीक है। मौर्य वंश पे थोड़ा चर्चा ये किया होगा, इस चीज को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जानकारी यही दी गई थी। अब मौर्य साम्राज्य की क्या है, इस तरह से न्यू पड़ जाती है। स्टोरी क्या मिलती है, स्टोरी ये मिलता है कि कौटिल्य एक्चुअली उस ड्यूरेशन में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर एक विदेशी था, और इसकी जानकारी चूंकि तक्षशिला के प्रोफेसर रहते हैं कौटिल्य को जानकारी मिल जाती भैया कि सिकंदर आ रहा है, और उनको लगता है कि मगध एक संपन्न क्षेत्र है, उसके पास बेहतरीन सैनिक प्रणाली है। मगध अगर चाहे तो सिकंदर को रोका जा सकता है, क्योंकि पश्चिम में क्या है, सिंधु नदी के तट पे कई सारे संपन्न राजा हैं जो कि वीर हैं। अगर उनकी सहायता कर दी जाए तो सिकंदर को सिंधु के उस पार ही उधर ही रोक दिया जाएगा, ठीक है। इस मकसद से वो धननंद के ऑफिस में आते हैं। धननंद उनकी खूब मजाक उठाएगा, ठीक है। अपने मजाक से खुद को मतलब अपमानित मानकर ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य ने अपनी चोटी खोल दी, चोटी मतलब चुर की, और शपथ लेते हैं कि जब तख्ता पलट कर देंगे, किसी योग्य शासक की स्थापना मगध में करेंगे, फिर जाके वो अपनी चोटी बांधेंगे, ठीक है। और वो योग्य शासक उनको चंद्रगुप्त मौर्य में दिखता है, और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का न्यू रखते हैं, और इसको मगध की राजधानी पे या मगध के साम्राज्य पे बैठा देते हैं। तो कह रहा है कि चाणक्य ने धननंद को हराने के बाद चंद्रमुक्त, बेसिकली क्या होगा कि जब धननंद को हरा देते हैं, उसके बाद से जब राजवंश मौर्य वंश पड़ेगा तो चंद्रगुप्त बनेगा राजा और चाणक्य बनेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे। चाणक्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसमें इकोनॉमी की नहीं, इसमें ये बेसिकली पॉलिटिकल बुक है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। होता क्या है कि चंद्रगुप्त जब
राजा बनता है, उसके बाद से होता क्या है, एक लड़ाई होती है। एक लड़ाई किससे होती है, सेल्यूकस निकेटर से उसकी लड़ाई होती है 305 ईस्वी पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर को 6 इंच छोटा करेगा, मारेगा नहीं, मारने जा रहा था तभी रुक जाएंगे। सेल्यूकस निकेटर बोलेंगे बेटा एक काम करो, मेरे पास एक बेटी है, उसका नाम है हेलेना, ठीक है, कार्नेलिया उसका नाम रहता है। वो बोलेंगे बहुत सुंदर है, ये बेटी मैं क्या करता हूं तुमको दे देता हूं। और उस ड्यूरेशन में ऐसा ही होता था। अब क्या है, सेल्यूकस निकेटर क्या करेंगे कि कार्नेलिया को दे देंगे। कार्नेलिया चंद्रगुप्त को पसंद आ जाती है, वो बोलेंगे ठीक है अब तुमको क्या करते हैं, मारते नहीं छोड़ देते हैं। कार्नेलिया मिल जाते हैं। उसके बाद से आगे क्या होता है, दहेज क्या चाहिए, चंद्रगुप्त बोलेगा भाई दहेज क्या दोगे, पहले बात ये करो, बेटी तो तुम दे दिए। दहेज के रूप में 4 क्षेत्र मिलते हैं। इन चारों क्षेत्र आपके अफगानिस्तान से संबंधित है। एरिया, अराकोशिया, ठीक है, यहाँ पे एक एरिया है, दूसरा अराकोशिया है, तीसरा आपका पेरिपे मिसदाई है, और चौथा जिड्रोसिया है। ध्यान देंगे, एरिया को हम लोग काबुल कहते हैं, अराकोशिया को हम लोग कंधार कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, पेरिपेमिस दाई को हम लोग हेरात कहते हैं, जिड्रोसिया को मकरान कहते हैं। इस को ध्यान देंगे। तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान क्षेत्र किसको मिल गया, एज अ दहेज मिल गया, किसको, चंद्रगुप्ता को। फिर से बोल दो, एरिया जो वर्ड है वो काबुल का वर्ड है, अराकोशिया कंधार का क्षेत्र था, तो अगला क्या है, पेरिपेमिस दाई हेरात का क्षेत्र है, जिड्रोसिया मकरान का क्षेत्र है। ये 4 प्रांत उसको दहेज में मिले थे। इस चीज को ध्यान देना। ये दहेज में मिलने के साथ क्या है कि क्षेत्र विस्तार भी हो गया, बेटी भी मिल गई, शादी भी हो गया चंद्रगुप्त का। अब क्या है, इस युद्ध की जानकारी मिलती कैसे है, इस युद्ध की जानकारी हमको कहां से मिलती है, एपियानस से मिलती है। ध्यान देंगे, इस युद्ध की जानकारी हमको एपियानस नामक बुक से मिलती है। सेल्यूकस निकेटर कहेगा बेटा, क्योंकि दामाद रहता है, दामाजी मैं क्या करता हूँ, एक अपना राजदूत है, बहुत पढ़ा लिखा है, मेगास्थनीज, जिसका मन है थोड़ा भारत घूमने का, घुमा दो। चंद्रगुप्त बोलेंगे कोई बात नहीं है, ससुराल से आ रहा है, इसको घूमने की छूट दो, ये आएगा मजेदार एकदम निश्चिंत होकर बाहर घूमेगा। और ये जब जाता है तो एक इंडिका बुक लिखेगा, अपने जाने के पहले एक बुक लिखेगा, उस बुक का नाम रहता है इंडिका। इंडिका एक्चुअली क्या है, मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत। इंडिका क्या है, मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत। इसमें तत्कालीन जो सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट है उसकी जानकारी इसके द्वारा दी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि ये जैन धर्मानुयायी था, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। और इसके गुरु का नाम था भद्रबाहु। ध्यान देंगे, इसके जैन गुरु कौन थे, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त जैन धर्मानुयायी था, ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। इसलिए पता चलता है कि जैन धर्मानुयायी था क्योंकि जैन धर्म की एक विधि है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं संलेखना विधि। संलेखना विधि के माध्यम से इसने अपना प्राण त्यागा था, कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। इस विधि में एक्चुअली लोग क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, और तब तक उपवास रखते हैं जब तक मृत्यु की प्राप्ति ना हो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को संलेखना विधि के द्वारा कहाँ मृत्यु की प्राप्ति हुई, श्रवणबेलगोला में। ये किसके द्वारा कहा जाता है, ये जस्टिन साहब के द्वारा कहा जाता है, सॉरी, ठीक है, जस्टिन साहब के द्वारा क्या कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की फौज को डाकुओं की सेना कहा जाता है, ठीक है। जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की फौज को डाकुओं की सेना कहा गया है। अब ध्यान देंगे, बिंदुसार के उस चंद्रगुप्त के बारे बात, मौर्य की गद्दी पे आएगा बिंदुसार। बिंदुसार अब क्या करेगा, मौर्य की गद्दी पे बैठेगा। ध्यान देंगे, वहां पे बिंबिसार था, हर्यंक वंश का जो संस्थापक था, यहां बिंदुसार है। बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठेगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिंदुसार जब मगध की गद्दी पर बैठेगा तो ये किसका पुत्र था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इसके वर्ड का नाम है अमित्रघात, यानी शत्रु विनाशक। जो मित्र नहीं है, अमित्र है, उनका क्या है, उनका विनाशक है, उनके भी घात करने वाला है, प्रहार करने वाला है, यानी शत्रु विनाशक बोला जाता है किसको, बिंदुसार को। अमित्र घात वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, बिंबिसार के लिए यूज किया गया है। स्ट्रैबो एक बिंदुसार के बारे में जानकारी देता है। स्ट्रैबो क्या जानकारी देता है, आइए उस जानकारी को देखिए। स्ट्रैबो कहता है कि सीरिया के शासक है, उनका नाम है एंटियोकस, ठीक है। उनका एक राजदूत था जिसका नाम है डाइमेकस, ये मैंने पहली क्लास में ही पढ़ाया था। तो स्ट्रैबो कहता है कि सीरिया का शासक है, उसका नाम है एंटियोकस, और एंटियोकस का राजदूत था जिसका नाम है डाइमेकस, और एंटियोकस ने डाइमेकस को मौर्य काल में भेजा था, यानी मौर्य डेंसिटी में भेजा था, और उसको कौन शासक था, बिंदुसार शासक था। तो स्ट्रैबो क्या, जो सीरिया शासक था या जो सीरिया का राजदूत था डाइमेकस, वो किसके ड्यूरेशन में भारत में आया था, तो बिंदुसार के ड्यूरेशन। प्लिनी क्या जानकारी देते हैं,
प्लिनी जानकारी देते हैं। अब इससे एक चीज पता चलता है कि बिंदुसार का सीरिया में समकालीन शासक कौन था? एंटियोकस। बिंदुसार का सीरिया में समकालीन शासक कौन था? एंटियोकस था। प्लिनी क्या जानकारी देते हैं? कहते हैं कि मिस्र का राजा है जिसका नाम है टॉलमी, जानेंगे टॉलमी फिलाडेल्फस, जानेंगे टॉलमी वर्ड का मतलब यहाँ पे द्वितीय लिखा है, तो टॉलमी फिलाडेल्फस क्या करते हैं? इसका एक राजदूत था जिसका नाम है डायनोसियस। इसके एक राजदूत का नाम है डायनोसियस। डायनोसियस होता कहाँ पे है? डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में आता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मिस्र में, ध्यान देंगे, मिस्र में बिंदुसार का समकालीन शासक कौन था? तो वो था फिलाडेल्फस था, और इसका एक राजदूत था जिसका नाम है डायनोसियस। ये कहां पे आया था? ये बिंदुसार के दरबार में आया था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे दरबार में? डायमेकस आया था और डायनोसियस आया था। डायमेकस कहां का था? सीरिया का। डायनोसियस कहां में था? तो ये मिस्र का था। बिंदुसार जब शासक था तो उसके ड्यूरेशन में क्या है ना, उसके ड्यूरेशन में विद्रोह हुआ था तक्षशिला में। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए, ध्यान देंगे, अशोक और सुसीम को, पहली बार अशोक का नाम इसी तक्षशिला विद्रोह में सुनने को मिलता है कि अशोक को भेजा गया था कहां पे कि जा भाई तू इसको दबा, किसको? इस विद्रोह को दबाओ। और सफल होता है अशोक इस विद्रोह को दबाने में। यहां पे अपनी पर्सनालिटी दिखाता है अशोक कि देख भाई मैं कितना ताकतवर हूं। यहां पे एंथीनियस के द्वारा भी एक स्टेटमेंट मिलता है। एंथीनियस के द्वारा एक स्टेटमेंट मिलता है जब सीरिया का राजदूत आया था। सीरिया का राजदूत कौन था? पहली बार सीरिया का शासक आप लोग फिर एक बार देखिए। सीरिया के शासक का नाम था एंटियोकस। एंटियोकस का राजदूत था डायमेकस। तो जब डायमेकस भारत आता है तो बिंबिसार कहेगा क्या? ठीक है, जान लेंगे बिंबिसार क्या कहेगा। सॉरी, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, मैं खुद बिंबिसार बोल दे रहा हूं। ठीक है, एंटियोकस से बिंदुसार कहता है कि भाई एक काम करो, हमको तुम एक चीज भेज दो। बोलेगा वो क्या भेजे? बोलेगा भैया मदिरा, अंजीर, ये सारी चीज क्या करो तुम भेज दो। तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक से क्या है, मीठी मदिरा मांगी थी, सूखे अंजीर मांगे थे और एक दार्शनिक मांगा था। ठीक है, ये बहुत जरूरी था। अब समझ रहे हैं कितनी अच्छी चीज मांगा था बिंदुसार ने? मदिरा मांगा था और सूखा अंजीर और दार्शनिक। दार्शनिक तो अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। मेरा मानना है कि किसी के यहां से कोई आए तो ये लेके आए, ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक, और बिंदुसार क्या है? ये आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर था। आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर था। अब यहां से बारी आती है अशोक की। ठीक है, अगली बारी है अशोक की। अशोक के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, बिंबिसार के पुत्र का नाम, यानी बिंदुसार के पुत्र का नाम, मैं बिंबिसार बोल रहा हूं लेकिन एग्जैक्ट बिंदुसार है। ध्यान देंगे बिंबिसार वो था, ये बिंदुसार है। बिंदुसार क्या है? बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। ध्यान देंगे मैंने बोला कि जब ये राजा बनने के पहले क्या था, ये अवंती का राज्यपाल हुआ करता था, यानी वायसराय हुआ करता था। अशोक बिंदुसार ने इसकी ताकत तभी अंदाज दिया था जब ये तक्षशिला के विद्रोह को दबाने निकला था। इस चीज को दिमाग में रखेंगे तो पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि राजा बनने से पहले अशोक कहां था। तो ध्यान देंगे अवंती का राज्यपाल था, यानी वहीं था। कहां पे? अवंती में था। अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेखों में मिलता है। ये मैंने पहली क्लास में बताया है। मास्करी, गुर्जरा, नेतुर और उड़ेकुलम, ये 4 अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। अशोक की सबसे प्रमुख उपाधियां क्या है? वो नाम है देवानाम प्रिय। ध्यान देंगे देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय है, और दूसरा क्या है? देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी प्रियदर्शी भी बोलते हैं, इसी भी ध्यान देंगे। तो देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी, ये इसकी उपाधियां हैं, इसी को ध्यान रखेंगे। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में अपने जीवन का एक सबसे विभत्स युद्ध किया था, जो कि कलिंग वार था। कलिंग उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है और इसमें अनगिनत लाशें गिर गई थी। खून खराबे को देख के अशोक का मन द्रवित हो उठेगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद अशोक ने लड़ाई की थी। तो 8 वर्ष के बाद क्या अशोक ने ये लड़ाई लड़ी थी। बाद में अशोक बौद्ध धर्म का फॉलोअर है। मैंने पहले क्या बोला? बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के फॉलोअर है। बिंदुसार एवं चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म के फॉलोअर है, लेकिन अशोक क्या होगा? बौद्धिज्म की तरफ निकलेगा। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म दीक्षित किया, यानी उपगुप्त ने क्या है इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी।
ध्यान दें, अशोक आजीविक संप्रदायों के लिए क्या किया था, बराबर की पहाड़ी को कटवाया था, और बराबर की पहाड़ी को कटवाकर आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करा था। ध्यान देंगे, 4 गुफाओं का निर्माण करा था। इनमें किसका किसका नाम था, लोमस ऋषि नाम का एक गुफा था, कर्ण चौपार नाम का दूसरा गुफा था, सुदामा नाम का तीसरा गुफा था, और विश्व झोपड़ी नाम का चौथा गुफा था। तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर पहाड़ी को काटकर जिन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, उन 4 गुफाओं का निर्माण आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। वो 4 गुफाएं हैं कौन सी, एक है आपका लोमस ऋषि, दूसरा है कर्ण चौपार, तीसरा है सुदामा, चौथा है विश्व झोपड़ी। ये 4 वो गुफा है, इसी को ध्यान देंगे। ठीक है, बाद में अशोक बौद्धिज्म का काफी प्रचार भी करता है। जैसे इसका एक पुत्र था, उसका नाम था महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्धिज्म के प्रचार के लिए क्या करता है, श्रीलंका भेजता है। ध्यान देंगे, श्रीलंका भेजता है। अशोक की जो शिलालेख है उनमें जो मेनली लिपि मिलती है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरिमाइक मिलती है। इन सब पे मैंने डिटेल में चर्चा क्लास नंबर 1 में किया हुआ है, ध्यान देंगे। अशोक के अभिलेख 3 पार्ट्स में मिलते हैं, इनको हम लोग शिलालेख कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं, और गुहा लेख कहते हैं। मैंने अगला फैक्ट भी आपको बताया हुआ है पहली क्लास में कि जेम्स प्रिंसप ने क्या किया था, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता पाई थी। इसको ध्यान देंगे, जो ब्राह्मी लिपि का अभिलेख था। अशोक के शिलालेखों की खोज पहली बार किसने की थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था, ठीक है, अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले टेपेंथलर ने की थी। ध्यान देंगे, टेपेंथलर ने की थी। और तो अशोक के शिलालेखों की संख्या जब टेपेंथलर ने खोजी थी तो इसकी संख्या 14 थी। इंपॉर्टेंट नहीं, खोज किसने की थी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज टेपेंथलर ने की थी, ये चीज ध्यान देंगे। ना केवल अपने पुत्र और पुत्री को उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, इसने अन्य लोग जैसे सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा में भेजा था। महेंद्र वर्मन, इनका तो हम लोग देख ही दिए। ठीक है, अगला क्या है, अगला है मध्यांतिक, इनको कश्मीर भेजा था, गांधार भेजा था। ठीक है, महारक्षित को यवन राज्य भेजा था। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किसको किसको किन किन क्षेत्रों में अशोक के द्वारा बौद्धिज्म के प्रचार के लिए भेजा गया। ठीक है, तो सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा गया, महेंद्र वर्मन एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया, मध्यांतिक को कश्मीर और गांधार भेजा गया, महारक्षित को यवन राज्य भेजा गया। ठीक है, अब यहाँ पे अशोक के शिलालेखों के बारे में जानकारी है, इसी को हम लोग आज की क्लास में लास्ट रखेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, अशोक के पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, ध्यान देंगे। ठीक, और अशोक का जो पहला पृथक शिलालेख है, इसी में अशोक ने बोला है कि सभी मनुष्य मेरी संतान। ये दोनों याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले शिलालेख में बोला गया है कि मैं पशु बलि की निंदा करता हूं, पशु बलि की मनाही करेगा, और जो पहला पृथक शिलालेख होगा उसमें बोलेगा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसी को ध्यान में रखिए। पेपर में क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपने दूसरे शिलालेखों में किन सीमांत राज्यों का उल्लेख किया है। तो दूसरे अपने शिलालेख में अशोक ने साउथ के चोल, पांड्य, केरला पुत्र, ठीक है, सुत्तीय पुत्र और सिलोन, इन 5 राज्यों का वर्णन किया है। ठीक है, इन 5 राज्यों का वर्णन किया है। जिन 5 राज्यों का वर्णन किया वो है चोल, पांड्य, सुत्तीय पुत्र, केरल पुत्र और सिलोन। इन 5 राज्यों का वर्णन आपको दूसरा शिलालेख में अशोक के द्वारा। अब तीसरा शिलालेख क्या है, ठीक है, इसने कुछ राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जैसे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। इनका काम था कि हर 5वें वर्ष दौरे पर जाना। हालांकि तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप नहीं याद करेंगे तो चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस शिलालेख में उसने भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की थी। तो भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा इसने क्या कब की थी, बेसिकली ये चौथे शिलालेख में किया था। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है,
5वां शिलालेख में इसमें क्या है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी देता है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी को ध्यान देंगे। छठवां शिलालेख के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग देख लेंगे। 7वां कह रहा है कि आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वें में क्या है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है, 8वां इंपॉर्टेंट है। 9वें में क्या है कि सच्ची वेट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख करता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, 8वां लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान देंगे। 9वें में क्या 10वें में क्या कहता है, धर्म के पालन का उपदेश देता है, 10वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11वें में धर्म की व्याख्या करता है। धम्म वर्ड का यूज कहाँ किया इसने, तो ध्यान देंगे धम्म वर्ड का यूज इसने 10वें शिलालेख में किया है, धम्म वर्ड का यूज इसने 11वें शिलालेख में किया है, और अपने ध्यान देंगे धम्म वर्ड का यूज अगला कहाँ किया इसने, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 5वें में, ठीक है। 3 जगह आपको धम्म का यूज आपको मिल जाएगा। 5वें में धम्म मात्रों की नियुक्ति करता है, ठीक है। उसके बाद से क्या करता है, 10वें में धम्म के पालन की बात करता है, 11वें में शिलालेख की बात करता है, ध्यान देंगे। 13वें में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसी को ध्यान देंगे। 8वीं राज्यों का भी उल्लेख 13वें में है, 8वीं राज्यों का उल्लेख भी क्या है, 13वें में है, इसी को ध्यान देंगे। 8वीं राज्यों का उल्लेख भी एक इसमें क्या है, 13वें में ही किया है, ठीक है, 8वीं राज्यों का उल्लेख। तो बेसिकली आज हम लोग क्लास यहीं पर रुक लेते हैं, क्योंकि इसके बाद से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। क्लासेस में एक ही दिन में रिकॉर्ड किया हूँ। मैं बताऊं कि पहले मैं 1 घंटे क्लास रिकॉर्ड ही करा था, बट अब क्लास के व्यूज चूंकि उस पर बहुत लंबा होने के कारण क्या ना, हमको लगता है कि लोग उसको उतना पसंद नहीं कर पाए, इसलिए मैं अब क्लास क्या कर रहा हूँ, डेली 2 कर दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोग को।